नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसको आप देखिए। जैसा कि अभी इस समय आप लोगों को पता होगा कि इस समय यूपीपीसीएल का जो टीजी सेकेंड का है वो वैकेंसी आई है, टीजी सेकेंड का। तो आप इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बेहद ही बेस्ट लेवल के, क्योंकि आप लेवल के अकॉर्डिंग यदि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा तो कंपटीशन के हिसाब से ठीक रहेगा। विथआउट लेवल कोई क्वेश्चन का यदि लेवल ना हो तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन ये है, इन आइडियल सिस्टम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। एक आदर्श सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब होता है युग्मन गुणांक का मान कितना होता है। अब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो किस में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में। जब यदि हमारा दो कॉइल हो, ये हमारा दो कॉइल हो, इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा। तो ये जो दोनों कुंडली का हमारा जो फ्लक्स है तो इसका एक टोटल फ्लक्स भी होगा। या यदि आप सिंगल यदि कॉइल लें, जैसे किसी हम मोटर का लेते हैं, तो इसमें जो टोटल हमारा फ्लक्स होगा तो ये टोटल फ्लक्स यहाँ दिखाया गया है। और ये यूजफुल फ्लक्स, क्योंकि कुछ लीकेज फ्लक्स हो जाता है इसलिए यहाँ यूजफुल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में से कितना यूज हुआ, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। या ये कह सकते हैं कि यदि हमारा दो कॉइल है तो इन दोनों कॉइलों के जैसे कि फाई 1 और फाई 2 यदि पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ कपलिंग है, फाई 1 एंड फाई 2 एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हेलो, एक सेकेंड, बंद कैसे हो गया। हाँ, तो यदि फाई 1 था और फाई 2 हमारा पूर्ण रूप से यदि एक दूसरे के साथ क्या है, संबंध में है, पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, तो उस समय के का मान होता है 1। इसी को हम आइडियल कंडीशन मानते हैं जब हमारा पूरा फ्लक्स, या दो हम यहाँ पे कॉइल लिए थे, दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है फाई 1 और फाई 2 को पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ क्या है, बंधा हुआ है या लिंक किया हुआ है पूर्ण रूप से, तो उसको हम आइडियल कंडीशन। ऐसा होता तो है कभी नहीं कि इस पहले कुंडली का जो फ्लक्स है दूसरे कुंडली का जो टोटल फ्लक्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कर जाए। कुछ हमारा इसमें लीकेज फ्लक्स भी होता है, जो लीकेज फ्लक्स जो कुछ बाहर हो जाता है, जो मैग्नेट का हमारा जो एक पाथ बनता है इस पाथ पे न चल के कुछ लीकेज कर जाता है। तो इसीलिए टोटल फ्लक्स कभी प्रैक्टिकली लिंक नहीं करता है एक दूसरे के साथ। तो इसका एक फार्मूला है यूजफुल फ्लक्स पर टोटल फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स में से कितना फ्लक्स हमारा यूजफुल था वही होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। या एक इसका एक और होता है के बराबर कैपिटल M अपॉन रूट अंडर L1 L2। ये भी इसका एक होता है फॉर्मूला। यहाँ पे के हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, M हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल का। ये जब कॉइल होता है, यदि दो कॉइल होते हैं पास पास, तो इनके बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है। और प्रत्येक कॉइल का एक अपना L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है। अब के बराबर 0 तब होता है यदि दो कॉइल हैं और इनके फ्लक्स बिल्कुल भी आपस में, जैसे फाई 1 और फाई 2 है, इनके फ्लक्स आपस में बिल्कुल भी लिंक नहीं करें, बिल्कुल भी इनसे पूर्ण रूप से क्लोजिंग नहीं हो, तो इस समय के का मान क्या होगा, 0। तो आइडियल कंडीशन में क्या हुआ, आइडियल कंडीशन में हमारा 1 हुआ, क्योंकि हमारा लिंक करना चाहिए वही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। तो इस कंडीशन में हमारा मान क्या हुआ, आइडियल कंडीशन में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोल। पोल हम लोग जानते हैं, पोल और शून्य को, जीरो को वैकल्पिक रूप से एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी एक्सिस कोई भी आप लीजिए, एक इमेजिनरी एक्सिस पे व्यवस्थित किया जाता है कोई पोल। पोल एंड जीरो आर अरेंज अल्टरनेटिवली ऑन इमेजिनरी एक्सिस देन टाइप ऑफ नेटवर्क। यदि इस प्रकार का कंडीशन हो, पोल को
शून्य और वैकल्पिक रूप से काल्पनिक अक्ष पे व्यवस्थित किया जाता है तो नेटवर्क का प्रकार कौन सा होगा, हमारा कौन सा नेटवर्क होगा। तो हमारा इस कंडीशन में हमारा एक ही नेटवर्क होता है एलसी नेटवर्क, जिसमें कि हमारा एल हो और हमारा क्या हो, सी हो। और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि हमारा जो एल होता है ये हमारा सीरीज में, और जो हमारा सी होता है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये अक्सर पैरेलल एलिमेंट सी को हम लोग कहते हैं। और ये दोनों जो एल और ये सी थे, एल हमारा मैग्नेटिक फॉर्म के रूप में हमारा हाफ एल आई स्क्वायर क्या करता है, ऊर्जा हमारा स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ये देखिए हाफ एल आई स्क्वायर, एल उस कॉयल की इंडक्टेंस, आई उसमें फ्लो करंट। और कोई यदि कॉयल है मतलब इंडक्टर है तो उसमें हमारा वोल्टेज कितना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V बराबर एल डी आई ओवर डी टी। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि जो वोल्टेज होता है किसी कॉइल में, ये डी आई ओवर डी टी पे भी पता चलता है। हमारे डी आई ओवर डी टी क्या है, रेट ऑफ करेंट चेंज। करंट जो है हमारा टाइमिंग के हिसाब से चेंज होना चाहिए, तभी हमारा इसमें क्या होगा, वोल्टेज आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस पे डिपेंड करता है। इसी तरह हमारा जो सी था, तो इसका आंसर हुआ एलसी नेटवर्क। एलसी नेटवर्क में पोल और शून्य को वैकल्पिक रूप से काल्पनिक अक्ष पे व्यवस्थित किया जाता है। हमारा जो सी होता है मतलब कैपेसिटर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, और सी को हम लोग कैपेसिटेंस। तो एक तो ये देखिए क्यू जो हमारा चार्ज होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो क्यू बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, सी फी। क्यू हमारा ये चार्ज, सी बराबर हमारा कैपेसिटेंस और भी बराबर हमारा वोल्टेज। तो यदि हमारा कोई कैपेसिटर है तो इसमें कितना करंट जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है आई बराबर सी डी वी बाई डी टी। मतलब वोल्टेज हमारा चेंज होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। डी वी बाई डी टी का मतलब यही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं होगा तो यहाँ पे करंट हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए डी वी बाई डी टी नहीं हो रहा है तो डी वी बाई डी टी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ जीरो रखेंगे तो करंट भी इसमें क्या हो जाएगा, करंट भी हमारा जीरो हो जाएगा। या डी वी बाई डी टी बराबर जीरो डेरिवेशन के हिसाब से तब होगा जब डी वी बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। इसीलिए इसमें करंट के लिए कैपेसिटर में ज़रूरी है कि वोल्टेज हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे। ऐसा ना हो कि कैपेसिटर के सिरे पे वोल्टेज हमारा एक ही बना रहे। ऐसा यदि ज़्यादा टाइम तक हुआ और वोल्टेज में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजिंग नहीं हुआ तो डी वी बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मीन्स जीरो पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसमें करंट फ्लो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यही कारण है कि करंट फ्लो हमारी इसमें जब जीरो होती है तो कैपेसिटर हमारा क्या करता है, कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह कार्य करने लगता है। और इंडक्टर में जो पिछला फार्मूला बताया उसमें हमारा यदि करंट हमारा चेंज नहीं होगा, करंट हमारा मतलब डी आई अपॉन डी टी हमारा चेंज नहीं होगा तो इसका वैल्यू हमारा ये देखिए, जैसे उसमें क्या था वी एल डी आई अपॉन डी टी। मतलब इसमें यदि डी आई ओवर डी टी नहीं होगा हमारा तो इसका मान कितना हो जाएगा वोल्टेज का हमारा। अब यहाँ और यहाँ हमारा टर्मिनल क्या हो जाएगा, जीरो। और ये हमारा तभी संभव है जब ये हमारा कैपेसिटर क्या करे, ये इंडक्टर हमारा क्या हो जाए, शॉर्ट। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये एक वायर की तरह कार्य करने लगे इस, तब यहाँ हमारा टर्मिनल एक वायर हो जाएगा और यहाँ पे शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है तो ये किस प्रकार कार्य करने लगता है, शॉर्ट सर्किट की भांति। यही कारण होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक RLC सीरीज सर्किट, एक जिसमें कि R भी हो, L भी हो और C भी हो। इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2 ओम, L बराबर 2 माइक्रो हेनरी, C बराबर 1 माइक्रो फेरेड दिया है। ये इसमें DC 10 वोल्ट क्या है, इसमें DC सप्लाई है। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज स्टेडी स्टेट करंट वैल्यू
स्टेडी स्टेट करंट वैल्यू क्या होगा, मतलब हमारा RLC सीरीज में यदि जुड़ा हुआ है तो स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा। तो पहले स्टेडी स्टेट कंडीशन होती क्या है। DC में जो हमारा स्टेडी स्टेट करंट होता है, स्टेडी स्टेट करंट मतलब कहने का कि हमेशा प्रत्येक पॉइंट पे जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा प्रत्येक पॉइंट पे और प्रत्येक टाइम, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो DC के कंडीशन में क्या हो जाता है, ये हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये R, ये L, ये C, हम यहाँ से इसको 10 वोल्ट DC दे रहे हैं। अब इसमें करंट ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो जो भी जाएगा करंट सब एक समान जाना चाहिए। तो जो L है, L में L के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V बराबर इसका फॉर्मूला होता है LdI/dt, LdI/dt। अब मान लीजिए यदि I करंट जो हम यहाँ लिखे हैं, I करंट ये क्या कर रही है, यहाँ I करंट यहाँ फ्लो कर रही है। यदि I करंट फ्लो कर रही है लेकिन ये एक समान जा रही है, हमारा समय के अकॉर्डिंग यदि कोई चेंज नहीं होगा तो इन दोनों टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस नहीं होगा हमारा। और DI/dt जीरो होगा तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और वोल्टेज हमारा जीरो मतलब कि सीधा एक वायर की तरह ये कार्य करेगा, अर्थात शॉर्ट सर्किट की भांति हमारा L स्टेडी स्टेट कंडीशन में कार्य करेगा। तो ये R हो गया और ये पॉइंट, ये हमारा L था, ये शॉर्ट कर गया ये। अब हमारा C बचा, तो C में हमारा करेंट का होता है I बराबर C/dV/dt। अब जो हमारा यहाँ से करंट I जो फ्लो हो रहा था, यहाँ जो हम DC सप्लाई दिए, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे हमारा C है, तो हमारा करंट फ्लो हुआ तो ये चार्ज होगा। तो चार्ज होने के बाद ये कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये C के अक्रॉस यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके वोल्टेज पे कैपेसिटर के सिरे के अक्रॉस ये इसके चार्जिंग जब फुल हो जाएगी तो इसका वोल्टेज फुल हो जाएगा कैपेसिटर का, लेकिन उसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट को पहुंच जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट मतलब होता है dV/dt बराबर 0, या वोल्टेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हमारा क्या है, उस समय 0 है मैक्सिमम। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा C था, C में हमारा ये हमारा C था। अब इसमें हमारा करंट की वैल्यू क्या हो गई, I0। अब I0 कब हो सकती है, जब हमारा C ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। ये C हमारा ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा, तभी तो इसमें I हमारा 0 होगा। आइए अच्छा फिर देखते हैं हम लोग। अब ये R हो गया और ये L हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये हमारा जो C था ये क्या हो गया, ये ओपन। अब ये कुछ इस तरह, अब इसमें क्या है, DC सप्लाई हम लोग 10 वोल्ट का दे रहे हैं। अब ये सर्किट किस तरह काम करेगा, अब बताइए आप। इसमें कितना करंट जाएगा, ये शॉर्ट हो गया और ये यहाँ से ओपन हुआ, तो ये जो करंट यहाँ से जा रहा है यहीं पे तक गया, इसके आगे गया, कोई रिटर्न नहीं हुआ, कोई करंट। अब इस कंडीशन में क्या इस सर्किट में फ्लो हो सकती थी, नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा, 0। यदि आपको इंडक्टर कैसे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में काम किया और कैपेसिटर कैसे ओपन में काम किया नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन आपको इतना समझना चाहिए कि हमारा जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप खुद भी एक बार एनालिसिस करेंगे, जैसे कि I बराबर हमारा C/dV/dt, क्योंकि कैपेसिटर हमारा जब चार्ज होता है तो उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, फुल वोल्टेज हमारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगा तो इसको डिस्चार्ज भी होना चाहिए, यानी वोल्टेज में हमारा क्या होना चाहिए, चेंज। डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग वोल्टेज में चेंज, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंजिंग
नहीं होता है, ये मैक्सिमम अपना बनाए रहता है। और डी वी बाई डी टी मैक्सिमम मीन्स होता है, डी वी बाई डी टी मैक्सिमम हम लोग मैथ में पढ़े 0। तो ये आई भी 0 हो गया। और कोई इंडक्टर था मान लीजिए, अब इसमें करंट हमारा क्या हो गया, वी हमारा क्या हो गया, ये कैपेसिटर हम लोग लिए हैं। और कैपेसिटर में हमारा यदि कोई करंट 0 जा रहा है तो इसका मतलब क्या, कैपेसिटर हमारा किस तरह कार्य कर रहा है, ओपन सर्किट की भांति। इसी तरह इंडक्टर के केस में भी आप फार्मूला लगा के V बराबर एल डी आई ओवर डी टी, एल V इक्वल एल डी आई ओवर डी टी। अब करेंट में टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें जब कोई चेंजिंग नहीं होगा तो इन दोनों सिरों पे वोल्टेज क्या होगा, 0। और ये वोल्टेज 0 किसी एलिमेंट पे 0 अक्रॉस 0 तभी होगा जब वो शॉर्ट सर्किट के भांति काम करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की भांति काम करेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, राइट हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट आर प्रेजेंटेड इन द सर्किट व्हेन द सर्किट इज हैवी। ट्रांजिएंट होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो सर्किट में जो ट्रांजिएंट किसके कारण, निम्न में से किस एलिमेंट के कारण ट्रांजिएंट आता है। तो पहली बात तो ट्रांजिएंट होता क्या है, ट्रांजिएंट को हिंदी में हम लोग क्षणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षणिक। क्षणिक उच्च विभवांतर, क्षणिक उच्च धारा, ठीक। तो इसका मतलब होता है क्षणिक। तो ट्रांजिएंट आर प्रेजेंट इन द सर्किट व्हेन द सर्किट इज हैवी। सर्किट के बाद जब क्या रहेगा कि ट्रांजिएंट प्रेजेंट करेगा सर्किट में। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ हमने इसका लिख रखा है, ट्रांजिएंट मेनली देखिए कब काम करता है, ट्रांजिएंट ऑक्योर इन द रिस्पॉन्स ड्यू टू द सडन चेंज इन द सोर्स। कोई यदि हमारा मान लीजिए ये सोर्स है, यदि हमारा वोल्टेज सोर्स हो या हमारा ये करंट सोर्स हो, और करंट या वोल्टेज सोर्स इसमें चेंजिंग के कारण, ये देखिए ट्रांजिएंट ऑक्योर इन द रिस्पॉन्स ड्यू टू द सडन चेंज, इस वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में कोई जो चेंज होता है उसके कारण जो ये सर्किट है, जिस भी टाइप का ये सर्किट है हमारा, उसमें हमारा इस अचानक चेंज के कारण जो एक प्रतिक्रिया होगा, ये एक एक्शन किया चेंज का तो इसका एक प्रतिक्रिया होगा, तो वही यहाँ रिस्पॉन्स लिखा गया है, ड्यू टू सडन चेंज। इस सोर्स के द्वारा, ये जो सोर्स है हमारा, कोई भी सोर्स हो सकता है वोल्टेज या करंट, तो इसमें कुछ चेंजिंग आया जिसके कारण इस नेटवर्क में हमारा एक चेंजिंग आएगा, और ये हम कहते हैं ट्रांजिएंट। तो ये किसके कारण हुआ, सडन हमारा चेंज हुआ, सोर्स हमारा इस कारण हुआ। तो देखिए, चेंज इन द सोर्स दैट आर अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई हमारा ये सोर्स था, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को हमने ये अप्लाई किया था, लेकिन इस सोर्स में अचानक चेंजिंग के कारण ये ट्रांजिएंट उस सर्किट में पाया जाता है। तो इसके परिवर्तन के कारण जो प्रतिक्रिया होता है, जो रिस्पॉन्ड होता है, उसके फलस्वरूप में क्या, ट्रांजिएंट पाया जाता है। सोर्स दैट आर अप्लाई टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, अथवा ड्यू टू स्विचिंग एक्शन, जो हम लोग स्विच जैसे बना होता है ना, ये स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो उसमें कुछ सडनली चेंज होता है, तो जिसके कारण उस परिपथ में जो कुछ चेंजिंग होती है सडनली, तो वो ट्रांजिएंट का कारण बनती है। द ट्रांजिएंट पार्ट ऑक्योर इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट अथवा नेटवर्क ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ energy storing elements such as inductor and capacitor। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट अथवा नेटवर्क में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर, इसी के कारण हमारा क्या होता है, ट्रांजिएंस पार्ट किसी सर्किट में पाया जाता है। मतलब कि एल एंड सी। तो ट्रांजिएंट क्या था, एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। ट्रांजिएंट क्या था, ये हमारा कोई सोर्स है, इस सोर्स में चेंजिंग होगा, इस सोर्स में चेंजिंग होने के कारण ये जिस भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको जोड़े थे, कुछ
इस सोर्स में चेंजिंग हुआ तो उसके कारण कुछ इसमें भी प्रतिक्रिया स्वरूप में चेंजिंग होगा। तो इस कंडीशन में सर्किट में क्या पाया जाएगा, ट्रांजिएंट पाया जाएगा। और ट्रांजिएंट किस प्रकार के एलिमेंट सर्किट में हो तब पाया जाएगा, ये एल एंड सी मतलब स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन होते हैं, एल एंड सी। तो एल एंड सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है कि रेजिस्टर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। रजिस्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, यहाँ रजिस्टर हमने लिखा है, रजिस्टर मतलब कि प्रतिरोधक, और प्रतिरोधक की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोधक की एक प्रॉपर्टी है। तो ये ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करता है, विद्युत क्षेत्र में, चुंबक क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट या कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हमारा L मीन्स इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हाफ LI स्क्वायर एनर्जी, मतलब यदि Q एनर्जी बराबर हम लिखें तो हाफ LI स्क्वायर इंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर होता है। और यदि बात कैपेसिटर की जाए तो कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, और किस फॉर्म में करता है, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करता है। अब बात आ गई कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में हम लोग जानते हैं यदि ये कोई रेजिस्टेंस हो, इसको यदि हम यहाँ सप्लाई दें, चाहे DC चाहे AC, यदि हम यहाँ सप्लाई दें और यदि यहाँ करंट जाएगा, यहाँ R है, तो यहाँ पे एक I स्क्वायर R मतलब कि एक हीट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये हीट के रूप में इसमें प्रोड्यूस होता है, और ये हीट के रूप में प्रोड्यूस होकर क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है एनर्जी। तो इसमें किसी भी रूप में एनर्जी का स्टोर नहीं होता, बल्कि एनर्जी का क्या होता है, डिसिपेशन होता है। एनर्जी का क्या होता है, डिसिपेशन होता है। ये देखिए लिखे हैं, रजिस्टर डज नॉट स्टोर एनर्जी इन एनी फॉर्म, इट डिसिपेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। रजिस्टर ऊर्जा को किसी भी रूप में संग्रहित नहीं करता, यह ऊर्जा के रूप ताप में व्यय कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन RLC पैरेलल, R ये देखिए ये R, ये हमारा L और ये हमारा C, ये तीनों हमारे किस में जुड़ गए, पैरेलल में। इन सब के वैल्यू दिए हुए हैं, 2 ओम, 2 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो फैरड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हम लोग टॉर क्या बोलते हैं, टॉर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट हमको ज्ञात करना है पैरेलल सर्किट में। RLC हमारा क्या है, ये R, ये हमारा L और ये हमारा C। ये हमारा पैरेलल सर्किट हो गया जिसमें R और L और C का वैल्यू गिवन है। तो इसके अंतर्गत टाइम कांस्टेंट होता क्या है, किसी सर्किट में हमारा जो करंट हमारा I फ्लो हो रही है, तो I अपने अधिकतम मान, मान लीजिए कि I का अधिकतम मान 50 एम्पियर है, तो ये अपने अधिकतम मान का लगभग 63% मान जिस समय तक ये अचीव कर लेती है, मतलब प्राप्त कर लेती है, तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। ये लगभग 62.25 समथिंग होता है। ये मतलब कोई करेंट किसी सर्किट में फ्लो हो रही है तो अपने अधिकतम मान के 62.5 करंट के अधिकतम मान के 62.5% मान को जितने समय में प्राप्त कर लेती है, वह उसका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये देखिए, ये हमारा R, ये हमारा L और ये हमारा C आर कनेक्टेड इन ईच अदर टू पैरेलल। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ मेंशन किया हुआ है। RLC सीरीज यहाँ पैरेलल में दिया है, लेकिन हमने सीरीज का भी यहाँ फॉर्मूला मेंशन किया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि पैरेलल में होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है 2
आर इंटू सी। क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू आर इंटू सी। तो ये देखिए 2 हो गया, आर का वैल्यू क्या है 2 ओम है, और सी का वैल्यू क्या है 1 किस में है माइक्रो फैरेड में। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4 माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारा तीसरा आंसर सही है। अब यदि यहाँ पे लिखा होता ये पैरेलल में ना होके यदि ये आर एल और सी हमारा सीरीज में होते और यही सेम वैल्यू यदि दिया होता तो उस समय में हमारा जो टॉर होता मतलब टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का, उसका फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए 2L/R। कितना होता है 2L/R, 2L/X, 2L/R। तो यहाँ 2 हो जाता और L की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रो हेनरी। तो ये 2 और अपॉन में R का वैल्यू कितना है 2 दिया था, 2 से ये 2 कट गया तो आंसर कितना हो जाता हमारा 2 माइक्रो सेकेंड। तो आंसर हमारा 2 नंबर वाला राइट हो जाता है। एक बार और देख लीजिए यदि सीरीज में होता तो ये देखिए कुछ इस प्रकार हमारा फॉर्मूला क्या था 2L/R बराबर 2L का वैल्यू कितना है 2 माइक्रो हेनरी अपॉन R का वैल्यू कितना है 2 ओम। 2 से 2 कट जाता। अब ये देखिए यहाँ माइक्रो हेनरी है तो ये सेकेंड जो हमारा होगा ये 2 माइक्रो सेकेंड में होगा। कितना 2 माइक्रो सेकेंड। तो हमारा 2 नंबर वाला क्या था सही होगा। अब उसमें जो था पैरेलल वाले में हमारा तो उसका फार्मूला क्या होता है 2RC। तो RC में हमारा क्या था म्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं। ये मिली हेनरी है, सॉरी दोस्तों माइक्रो हम बोल रहे हैं, मिली हेनरी है और ये माइक्रो फैरेड। तो इसलिए यहाँ पे 4 म्यू सेकेंड आया था और यहाँ 2 मिली सेकेंड आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, लेकिन अब इतने भी आसान नहीं आएंगे जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। कौन से इसमें सदिश क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट। देखिए सदिश का हम लोग जानते हैं कि सदिश में क्या होने चाहिए, सदिश में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फिर लीनियर मोमेंटम मतलब हमारा क्या होता है रेखीय संवेग। हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस में, हम लोग क्या पढ़ते हैं रेखीय संवेग, जिसको P बराबर क्या होता है mv। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और ये v क्या है वेलोसिटी मतलब वेग, और वेग सदिश है। तो ये हमारा P मतलब रेखीय संवेग भी क्या हुआ हमारा सदिश राशि होता है। अब उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाता है L से डिनोट करते हैं, L बराबर I ओमेगा। तो L बराबर हमारा I ओमेगा, ये शायद L बराबर I ओमेगा होता है और इसके कारण ये तो फॉर्मूला है हमारा, लेकिन ये भी हमारा क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा E, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड ऑप्शन है इफ़ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं G से, कैपिटल G से। इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज इट इज कॉल्ड एज। यदि हम टेम्परेचर कहने का मतलब है एक टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। टेम्परेचर हम इंक्रीज किए, क्या किए टेम्परेचर इंक्रीज किए, तो हमारा ये कंडक्टेंस G भी था, ये भी हमारा क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे नेगेटिव कोफिशिएंट, पॉजिटिव कोफिशिएंट, बोथ या नो। तो देखिए हम लोग इतना जान लें कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा या घटेगा, वो हमारे कुछ कंडीशन है रेजिस्टेंस के रूल हैं उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि यदि हम टेम्परेचर क्या किए इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज किए और यदि हमारा रेजिस्टेंस
उस मटेरियल का हमारा कम हो गया तो हमारा जो जी होगा मतलब कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जी बराबर क्या होता है हमारा 1/r। और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस किसका इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होता है ये सेमीकंडक्टर का। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है हमारा, मतलब विद्युत अपघटक घोल जिसको हम बैटरी में यूज करते हैं, इसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। लेकिन हमारा जो मेटल है, धातु है, उसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाए, ये टी बढ़ाएंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस भी मेटल के केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उस समय हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जी बराबर होता है 1/r। कंडक्टेंस क्या होता है, इसको चालकता बोलते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। चालकता हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध यदि ज़्यादा हुआ तो हमारा कंडक्टेंस हमारा कम हो जाएगा, और यदि हमारा प्रतिरोध कम हुआ तो कंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि एक चीज़ और जान लीजिए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग यदि हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोफिशिएंट। और यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है उसके अनुसार, तो ये आ जाता है निगेटिव कोफिशिएंट के अंदर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाए और यहाँ कंडक्टेंस दे दिया, थोड़ा सा उलझाने के लिए कंडक्टेंस दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर क्या किए, इंक्रीज किए, और यदि रेजिस्टेंस का डाउन हो गया, मतलब निगेटिव हमारा हो गया कोफिशिएंट, और जब रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया तो हमको पता है कि R बराबर क्या होता है, 1/g, यहाँ G बराबर 1/r। तो R हमारा क्या हुआ, कम हुआ, तो ये हमारा G क्या हो जाएगा, अधिक। तो वही लिखा था कि टेम्परेचर हमारे बढ़ाने पे इंडक्टेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव कोफिशिएंट या पॉजिटिव कोफिशिएंट। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस घट जाता है तो हमारा निगेटिव कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ गया तो पॉजिटिव कोफिशिएंट। लेकिन जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यदि हमारा बढ़ेगा तो हमारा कंडक्टेंस घटेगा, और यदि रेजिस्टेंस हमारा घटेगा तो कंडक्टेंस हमारा बढ़ेगा। तो इतना हमने कोशिश किया है पूरा समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, निगेटिव कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बैटरी से रिलेटेड है। सल्फेटेशन इन ए लेड एसिड बेसिड। किस बैटरी में, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड जो बैटरी होता है, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में एक सल्फेटेशन होता है, तो किसके कारण पाया जाता है बैटरी में, यही सवाल पूछा जा रहा है। सल्फेटेशन इन लेड एसिड बैटरी ऑक्योर ड्यू टू, किस मतलब किसके कारण पाया जाता है, हैवी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, इनकम्प्लीट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग। तो इसका आंसर राइट है इनकम्प्लीट चार्जिंग। ये देखिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको डिस्क्राइब भी किया है। ये होता क्या है, तो देखिए, सडन यदि हमारा मान लीजिए कि कोई यदि बैटरी है, ये यदि हमारा एक बैटरी है, ये हमारा क्या है, ये बैटरी है और ये चार्ज है, लेकिन सडनली क्या हो जाता है, सडनली ये डिस्चार्ज हो जाए, सडनली क्या ये हो जाए, ये डिस्चार्ज हो जाए, तो उसके कारण सल्फेटीकरण, हिंदी में इसको सल्फेटीकरण या सल्फेटेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। और इसके कारण बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और बैटरी के कारण जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमको बैटरी के सिरे पे ईएमएफ हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये इसका लॉस होता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो बैटरी के सिरे के क्रॉस ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है और कॉस्टली भी हो सकता है। तो ये देखिए हमने लिखा है, द सल्फेटेशन इन ए लेड एसिड बैटरी ऑक्योर ड्यू टू सडन डिस्चार्ज इन ए फुल चार्ज बैटरी। फुल चार्ज बैटरी यदि सडन डिस्चार्ज कर जाए, सो इट प्रोड्यूस मोर इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसके कारण ये मोर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध, एंड देयर बाय द बैटरी
कांट बी रीचेड ड्यू टू फुली चार्ज कंडीशन। यदि ऐसा होता है तो फिर चार्ज करने पे बैटरी हमारी क्या होती है, बैटरी हमारी फिर से फुल चार्ज की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाती है और सेंस सल्फेटेशन और कंटिन्यूस और लगातार सल्फेटेशन होने के कारण ये इनकम्प्लीट चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, फुली चार्ज कंडीशन सेंस सल्फेटेशन ऑक्योर कंटिन्यूसली ड्यू टू द इनकम्प्लीट चार्ज। तो सल्फेटेशन किसके कारण पाया गया, ये डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि इनकम्प्लीट हमारा चार्ज के कारण पाया गया। कभी कभी ऐसा अक्सर होता है कि हमारा बैटरी चार्ज था लेकिन ये डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है आर वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिससे ईएमएफ इसके अक्रॉस कम मिलने लगता है। ये हमारा इसमें घाटा होता है, नुकसान होता है। तो ये देख लीजिए सल्फेटेशन, आप लोगों ने समझा कि सल्फेटेशन क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर फॉर ए पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड इन। पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी रेटिंग होती किस में है, तो उसकी रेटिंग होती है kVAR में। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, किस में होती है, kVAR। ये देखिए जो हमारा ये हमारा होता है kW, ये हमारा होता है kVA और ये हमारा होता है kVAR। ये हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं पावर का। ये हमारा रियल पावर होता है, क्या होता है ये रियल पावर। ये जो था हमारा, ये क्या था हमारा एपेरेंट पावर। ये क्या था हमारा एपेरेंट पावर, ये हमारा एपेरेंट पावर। और इधर जो था हमारा क्या था, ये रिएक्टिव पावर। तो वास्तव में होता क्या है, द पावर फैक्टर करेक्शन इज नथिंग बट द रिड्यूसिंग द रिएक्टिव पावर। ये जो रिएक्टिव, ये देखिए ये अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ रिएक्टिव पावर इतना है, कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो हमारा kW यहाँ से यहाँ और ये अपरेंट पावर यहाँ से यहाँ। kW बराबर होता है kVA cos phi। अब मान लीजिए कि kVA 100 हो और पावर फैक्टर 100 हो kVA और पावर फैक्टर मान लीजिए 0.8 हो, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 80 किलोवाट। कितने के इक्वल आएगा ये 80 किलोवाट। लेकिन यदि ये 0.9 हो तब कितना होगा, ये 90 किलोवाट आएगा। तो ये कैसे होगा, ये देखिए इसको हम रिड्यूज किए, इसको रिड्यूज किए, तो ये देखिए अब ये रिड्यूज कर दिए हम, ये हमारा उतना ही है, लेकिन ये हमारा जो kW था ये हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। अब इसको रिड्यूज कर दिए तो ये देखिए ये लगभग इसके बराबर आ गया। kVA किसके बराबर आ गया, लगभग kW के बराबर आ गया। यदि इसको हम 1 कर दें तो kVA हमारा 100 था तो kW भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब यदि हम रिएक्टिव पावर यहाँ कम कर दिए तो ये kVA लगभग kW के क्या हो गया, बराबर। तो यही देखा जाता है, मेनली यही इफेक्ट होता है कि हम रिएक्टिव पावर को क्या करते हैं, कम करते हैं इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है यदि एक इलेक्ट्रॉन उत्तर से क्या है, उत्तर से दक्षिण गति कर रहा है तो इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब इसको आइए देखते हैं, हम समझते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई एक इलेक्ट्रॉन था, ये कहाँ कर रहा है, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन था ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है। अब यदि जो जब जा रहा है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसी की डायरेक्शन पूछी जा रही है। एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा इधर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, निगेटिवली क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, मतलब ऋणावेशित होते हैं। और चार्ज कितना होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻90, 1/602 ऐसे करके 1.602 गुणे 10 पे कितना है, -90 है ये।
तो निगेटिव चार्ज जो है हमारा, जब हमारा मोशन करता है तो उसको जान लीजिए इससे क्या हो जाता है, हमारा करंट हमारा एग्जिस्ट करने लगता है। और हमारा इलेक्ट्रॉन के हमेशा, इलेक्ट्रॉन हमारा ये नॉर्थ था और ये साउथ होता है, तो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के हमेशा कन्वेंशनल हमारा क्या होगा, करंट का, तो करंट का डायरेक्शन कुछ हमारा ये होगा, करंट हमारा किधर जाएगी, इधर, जैसा कि इस फिगर में ये शो किया गया है। करंट कहाँ जा रही है, इस साइड में। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है तो करंट हमारी किधर जाएगी, इधर, अपोजिट में हमारी जाती है, क्योंकि करंट माइनस से प्लस जाती है, तो हमारा करंट किधर जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। देखिए कुछ इस कंडीशन में हमारी करंट जाएगी। तो राइट हैंड थंब रूल होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए। यदि हम अपने किसी कंडक्टर को जो इसमें दिखाया गया है, जिस प्रकार से ये हमारा कंडक्टर दिखाया गया है, और इसको यदि हम अपने राइट हैंड मतलब दाएं हाथ से यदि इसको पकड़ें और हमारा अंगूठा करंट की डायरेक्शन को, ये देखिए अंगूठा जो है हमारा थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड, ऊपर की ओर है। ये ऊपर की ओर है भी इस फिगर में, तो ऊपर की ओर दिखाया जाएगा। तो ये जो 4 फिंगर है, ये जिधर रैप है 4 फिंगर, वो हमारी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। तो कुछ इस प्रकार रैप है हमारी, ठीक। तो हमारी कहाँ, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, मतलब कि हमारी क्लॉकवाइज इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो इससे आपको राइट हैंड थंब रूल भी समझ में आया। राइट हैंड थंब रूल में हमारे अभी अपवर्ड जा रहा था, मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, करंट हमारा डाउनवर्ड जा रहा था, तो हम अंगूठे को डाउनवर्ड लेंगे, अंगूठे को, ये अंगूठा कहाँ चला जाएगा, ये अंगूठा नीचे चला जाएगा। और जब नीचे जाएगा हमारा अंगूठा, ये मान लीजिए हमारा अंगूठा है, ठीक, ये अंगूठा है, तो जो 4 फिंगर हमारी होंगी, हमारी 4 फिंगर इस प्रकार ये ऐसे पकड़ेंगे 4 फिंगर, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब करंट नीचे की ओर जा रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर है ना, उसी तरह आप अंगूठे को नीचे कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर हमारा हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। फिर आप इसको देखिए, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। और यदि कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हमने पूरा कोशिश किया है इसमें समझाने का। चलिए, जय हिंद।